पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, तो अब हम उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में हमारा यानी हम क्या पढ़ेंगे आज, कूलॉम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। तो इसमें हमारा पहला है कि कूलॉम का जो नियम है वो सिर्फ हमारे स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कूलॉम का जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ स्थिर आवेशों के मध्य ही लागू होगा। यदि दोनों आवेश गतिशील अवस्था में है तो उस कंडीशन पर उनके मध्य लगने वाला बल कूलॉम बल के साथ साथ विद्युत चुंबकीय बल भी होगा, क्योंकि जब दो आवेश गतिशील होंगे तो वहां पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के कारण वहां पर हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो कूलॉम का जो नियम है इसकी फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, कूलॉम का नियम सिर्फ स्थिर या केवल स्थिर आवेशों के मध्य ही लागू होता है, अर्थात स्थिर आवेशों के मध्य बल ही कूलॉम के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यानी स्थिर आवेशों के मध्य ही जो बल लगेगा उसको ही हम कूलॉम के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। यदि आवेश गतिशील होंगे तो उस स्थिति में उनके मध्य चुंबकीय बल भी लागू होता है। तो चुंबकीय बल को हम कूलॉम के नियम की सहायता से नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा जो सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट का ये है कि हमारा जो कूलॉम का नियम है वो गति के तृतीय नियम की पालना करता है। जैसे हमने पढ़ा था, हमारा जो लास्ट टॉपिक था कि कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण में, तो हमने ज्ञात किया था कि एक हमारे पास आवेश है प्लस एक Q1 और एक Q2 आवेश है। ठीक है, तो इनके ऊपर लगने वाला बल यानी इस आवेश पर इसके कारण लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। सपोज हम मान के चले कि दोनों जो आवेश है वो क्या है, समान आवेश है। ठीक है, तो इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, इस दिशा में होगा। इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, इस दिशा में होगा। ठीक है, तो यानी दोनों जो बल होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। जितना बल इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा उतना ही बल इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कूलॉम का नियम है वो
गति के तृतीय नियम की पालना करता है। ठीक है, तो जो सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा है कूलोम का नियम गति के तृतीय नियम की पालना करता है। ठीक है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो तीसरा नियम है, तीसरा जो पॉइंट है कि ये जो कूलाम का नियम है वो केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि वे बल जो 1/r² फॉर्म में पाए जाते हैं या 1/r⁴ की टर्म में पाए जाते हैं, वो हमारे केंद्रीय बल कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं वे बल जो 1r⁴ के समानुपाती होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे केंद्रीय बल होते हैं। ठीक है, और केंद्रीय बल क्या होते हैं हमारे कि उनकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड सेंटर होती है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं हमारा जो कूलाम का नियम है वो केंद्रीय बल होता है। क्योंकि हमारा जो कूलाम के नियम की हम बात करें, कूलाम का जो नियम होता है वो क्या होता है, F = 1/r², जो कि इस नियम की पालना करता है। ठीक है, तो इसका तीसरा पॉइंट है कूलाम का नियम कूलाम का नियम केंद्रीय बलों को व्यक्त करता है। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा कि कूलाम का जो नियम है वो 10⁻⁻15 मीटर इस दूरी से ज्यादा कुछ दूरी पर ही वो क्या होता है, लागू होता है। इससे कम दूरी पर ये बल हमारा लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है कि जैसे हम सपोज हमारा जो नाभिक होता है, जो परमाणु होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है उस नाभिक की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इस रेडियस का हमारे नाभिक होती है। यदि हमारा जो सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या आ गया, प्रोटॉन, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो जैसे हम इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर जाएंगे तो उनके मध्य प्रबल नाभिकीय बल लगना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है, जो कि अगर हम बात करें हमारे फोर्स में प्रबलता की, तो सबसे ज्यादा प्रबल होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो जैसे हम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर आएंगे तो उनमें जो हमारे जो आवेश है, जैसे प्रोटॉन है, उनके बीच नाभिकीय बल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन पर वहां पर हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारा प्रबल हो जाता है। इससे ज्यादा दूरी पर ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि हमारा जो नियम है कूलाम का नियम वो सिर्फ स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। अगर आवेश गतिशील है तो उनके बीच से कूलाम के नियम के साथ साथ चुंबकीय बल लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा
कि ये हमारे गति के तृतीय नियम की पालना करता है। चौथा पॉइंट है कि ये जो हमारा बल है वो केंद्रीय बलों को व्यक्त करता है, ठीक है। और चौथे में हमारा ये सिर्फ इसकी जो मिनिमम जो रेंज है वो क्या है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इसके बाद एक हमारा टॉपिक है पैरावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक। कांस्टेंट पैरावैद्युतांक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी हम जो हमारे जो कूलॉम का नियम है उसकी सहायता से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे कि सपोज हमारे पास कोई चार्ज है Q1 तथा Q2 चार्ज है, आवेश, चार्ज मीन्स आवेश। तो Q1 तथा Q2 चार्ज है और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, हम R मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इन दो चार्ज हमारे पास Q1 और Q2 और उनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। हम यहाँ पर दो कंडीशन लेके चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन, सपोज जो हमारे जो चार्ज है इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं यह वैक्यूम है, निर्वात है, ठीक है। तो दो चार्ज है हमारे Q1 Q2, उनके बीच डिस्टेंस है R। और फर्स्ट कंडीशन पे हम मान के चलेंगे इनके जो बीच जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम, ठीक है। निर्वात। तो फर्स्ट कंडीशन पर यदि दोनों आवेशों के मध्य निर्वात हो तो मध्य माध्यम, निर्वात हो तो यानी हम यहाँ पर कोई भी पदार्थ नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ हवा है, तो उस कंडीशन पर तो कूलॉम के नियमानुसार F वैक्यूम लेके चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, V, ठीक है। एफ बी इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 1/4πε0, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो वैक्यूम है उसकी परमिटिविटी, विद्युतशीलता होती है हमारी एप्सिलॉन नोट, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि जो हमारा जो आवेश है उनके बीच अब एक हम माध्यम रख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं। माध्यम के रूप में जो हम रख रहे हैं वो क्या, हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो सपोज हमारा अब इस सेकंड कंडीशन पर हम इन दोनों आवेशों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख रहे हैं, तो उस कंडीशन पर अब यहाँ पर हमने कुछ मीडियम रख दिया तो वहां पर हमारा कूलॉम के नियम अनुसार सेकंड कंडीशन हमने क्या है कि जब हम इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख रहे हैं, एक पैरावैद्युत माध्यम रख रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन पर हमारा जो F आएगा एफ एम, यहाँ पर हम कुछ मीडियम रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1/4πε, क्योंकि हम यहाँ पर अगर हम कुछ मीडियम रखते हैं तो उस कंडीशन पर हमारा जो उससे माध्यम के लिए वो क्या आ जाएगा, हमारी विद्युतशीलता जो कि एप्सिलॉन होती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारा जो एप्सिलॉन होती है वो क्या होती है, हमारा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई
आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से इन दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा हमारा एफ बी डिवाइड बाई एफ एम इक्वल टू, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया हमारा 1/एप्सिलॉन, तो क्या बच जाएगा हमारा एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लिया हमने, रिलेटिव परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युतशीलता, जो कि हमारा जो डायलेक्ट जो मीडियम रखा है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी आ गई। ठीक है, तो हमारे किसी भी माध्यम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या होगी, कूलॉम के नियम के अनुसार जो हमारा बल होगा वैक्यूम के अंदर फोर्स तथा मीडियम के अंदर फोर्स दोनों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके बेसिस कूलॉम के नियम के ऊपर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास सपोज चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज है। अब उन दो चार्ज के बीच में हम टू टाइप फोर्स फाइंड करेंगे। एक तो हम फाइंड करेंगे न्यूटन्स के नियम अनुसार उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करेंगे। सेकेंड हम फाइंड करेंगे कि जो हमारे जो चार्ज हैं उनके बीच में लगने वाले कूलम्बिक फोर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम मान के चले कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास प्रोटॉन है। ठीक है, तो इनके बीच में हम फाइंड करेंगे, एक तो कूलम्बिक फोर्स फाइंड करेंगे और हम फाइंड करेंगे इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बाय यूजिंग न्यूटन्स रिलेटेड लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और सिमिलरली प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब सेकंड जो हमें चाहिए, ये तो हमारा क्या हो गया चार्ज हो गया, और हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me वो होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, साथ ही हमारा होता है मास ऑफ प्रोटॉन, वो होता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और हम यहाँ पर जो इन दोनों आवेशों के बीच जो चार्ज है उनके बीच जो डिस्टेंस लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे 1 मीटर। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला हमें आकर्षण बल फाइंड करना है, इस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल फाइंड करना है। तो दोनों नियम हम यूज करेंगे, एक तो हम यूज करेंगे कूलम्बिक फोर्स यूज करेंगे और एक हम यूज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कूलॉम बल। ठीक है, कूलॉम बल हम जानते हैं F बराबर होता है हमारा Fc कूलॉम, तो Fc बराबर होगा हमारा 1 या K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू हम जानते हैं
के बराबर होगा हमारा 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, तो के की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं 9 इंटू 10⁹9 मल्टीप्लाई चार्ज की वैल्यू Q1 हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर -1.6 × 10⁻19 और सेकेंड हमारा प्रोटॉन है +1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई -1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई डिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं 1 मीटर। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2.304 मल्टीप्लाई 10⁻28 न्यूटन मल्टीप्लाई 10⁻28 न्यूटन। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हमारा होगा Fg = G मल्टीप्लाई m1 m2 डिवाइड बाई r²। ठीक है, G की वैल्यू हमारी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई मास हमारा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 मल्टीप्लाई 6.67 इंटू 10⁻27 डिवाइड बाई 1 मीटर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.047 इंटू Fg 10⁻⁻67 न्यूटन। तो यानी इनके बीच जो कोलम्बिक फोर्स लग रहा है वो तो हमारा आ रहा है -10⁻28 न्यूटन, लेकिन इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो आ रहा है हमारा 1.0047 मल्टीप्लाई 10⁻67, यानी इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो हमारे जो चार्ज हैं उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा प्रबल होता है बजाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसी प्रकार अब आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स, प्रोटॉन के बीच हमें फोर्स फाइंड करना है, या आपको फाइंड करना है। ठीक है, कि इनके बीच में कितना तो कोलम्बिक फोर्स होगा और कितना इनके बीच ग्रेविटेशनल